हेलो लर्नर्स, वेलकम टू हेलो शिक्षा। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने सीटेट 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ईवीएस टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया गया है, इंग्लिश में पहले देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग ईवीएस शुड द कंसर्न ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। आइए हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है समानता, न्याय, शांति अथवा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। तो ये तो पॉजिटिव टैग वर्ड है, समालोचना करना। तो ऑप्शन तो ये सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया गया, तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना। तो ईवीएस में टेक्नोलॉजी कहाँ से आ जाएगी, तकनीक का कोई यूज़ नहीं। ईवीएस तो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से संबंधित है। तो हम इसमें तो अपना भ्रमण करके चीज़ें सीखते हैं, तो टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर तीसरा क्या दिया गया, बच्चे को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अन्वेषण के क्रियाकलापों में नहीं, उनको एक्सप्लोरिंग थिंग्स मतलब समझने में चीज़ों को लगाना चाहिए। फिर चौथा क्या दिया गया है, डिज़ाइन तथा संरचना के कौशलों पर बल देना। डिज़ाइन और संरचना ईवीएस पढ़ाने में कैसे महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये तीनों ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहे हैं कि ये तीनों के तीनों गलत हैं। ये पहला ऑप्शन समानता, न्याय और शांति वाला। क्या दिया गया, द थीम ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल आर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड बिकॉज ऑफ। फिर 4 ऑप्शन दिया गया है कि किस वजह से इंटरकनेक्टेड है। आइए हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबद्ध एवं अंतः संबंधित है, क्योंकि अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या कारण है। आइए इसमें से सिलेक्ट करते हैं सही कारण कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ना, तो ये पहला ऑप्शन ही हमें सही मिल गया और यही सही ऑप्शन है, इसी पे टिक कर देंगे। ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, ये आप लोग हमेशा याद रखिए। ये अलग से भी सीटेट पूछ लेता है कि ईवीएस किस तरह का सब्जेक्ट है, तो ये एक एकीकृत सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 क्या दिया गया है, चाइल्ड सेंटर्ड नेचर ऑफ ईवीएस इज बिकॉज ऑफ। किस वजह से ईवीएस का नेचर चाइल्ड सेंटर्ड है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से सिलेक्ट करना है। आइए हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि पहला ऑप्शन दिया गया अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। दूसरा दिया गया ईवीएस के प्रत्ययों एवं विषयों का शिक्षण। तीसरा दिया गया विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव। और चौथा दिया गया है विद्यार्थी का सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। ये बाल केंद्रित इसी वजह से है क्योंकि बच्चे को केंद्र में रखकर इसमें शिक्षा दी जाती है। बच्चा अपने अनुभव से सीखता है, ना कि टीचर उसको कुछ सिखाते हैं या बताते हैं। उसको वो चीज़ें अनुभव कराई जाती हैं और वो अपने अनुभव से सीखता है। जैसे एक पौधा उसको दे देंगे और पौधे लगाने को बोलेंगे, तो वो अपने अनुभव से सीखेगा कि इसको प्लांट कैसे लगाया जाता है, फिर उसमें पानी कैसे दिया जाता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम ऑफ द सिलेबस ऑफ ईवीएस। ईवीएस के सिलेबस की सब थीम पूछ रहा है। आइए हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्य चर्चा का उप थीम है। थीम तो पता ही है आपको, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये सब तो थीम है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, सब थीम। तो देखिए ऑप्शंस, इंग्लिश का ऑप्शन देखते हैं। क्या दिया है, फूड। फूड तो थीम है,
वाटर भी थीम है, शेल्टर भी थीम है। अब ये देखिए रिलेशनशिप, ये थीम है कि सब थीम है? ये तो फैमिली एंड फ्रेंड्स की सब थीम है ना, तो यही रिलेशनशिप सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 80। तो क्या दिया गया, पोचमपल्ली चैप्टर 23 ऑफ एनसीईआरटी ईवीएस इज बेस्ड ऑन। जो ईवीएस एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली है, तो वो किस पर आधारित है? ऑप्शन दिए गए हैं, वास्तविक स्थान, वास्तविक घटनाएं, वास्तविक लोग व उनके अनुभव, और चौथा है वास्तविक चित्र। तो ये पोचमपल्ली जो है ये वास्तविक स्थान से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक स्थान। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 का ये इंग्लिश क्वेश्चन है, जिनको नोट करना वो नोट कर सकते हैं। आगे हम हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है, थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। अब 4 प्रश्न दिए गए हैं, अब बताइए इसमें से कौन उपयुक्त है। तो आइए देखते हैं। ए दिया गया है, किसानों के वृत्तांतों को साझा करना। ये एक सही विकल्प हो सकता है कि हमारा भोजन का उत्पादन कैसे होता है, तो वो किसान से बेहतर कौन बता सकता है। तो किसानों के वृत्तांतों को साझा करना एक सही विकल्प हो सकता है। फिर बी क्या दिया गया है, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। तो देख के चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं कि कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे उगाई जाती हैं फसलें, और फिर सिंचाई कैसे होती है, सारा कुछ ये अगर हम देख के आएंगे तो वो हमको किसी के बताने से ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। तो ये ऑप्शन भी सही है। फिर सी क्या दिया गया है, अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। तो ईवीएस एक्सपेरिमेंट को तो बहुत ही बढ़ावा देता है, तो ये तो बहुत ही सही ऑप्शन है कि अगर बच्चा खुद से अंकुरण के लिए जो क्या परिस्थिति अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, इस पे एक एक्सपेरिमेंट करे। जैसे कोई 2 तरह के एक बीज लेके आए, बीज का प्रकार समान है लेकिन उनके परिस्थितियाँ अलग है। जैसे एक में पानी वो समय समय पे दे रहा है, लेकिन वहीं जहाँ दूसरा बीज लगाए हैं उसमें सही समय पे पानी नहीं दिया जा रहा है या उसको अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ समय बाद देखने में समझ में आएगा कि कौन सा बीज सही उग रहा है, कौन सा बीज सही तरह से नहीं उग रहा है। तो उससे समझ में आएगा कि अनुकूल परिस्थिति क्या है बीजों के अंकुरण के लिए। तो ये ऑप्शन भी सही है, सी वाला भी। डी क्या दिया गया, कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थों को कुछ दिन के लिए रख देना। ये कोई ऑप्शन है हमारे भोजन के उत्पादन को समझने के लिए? ये कोई सही ऑप्शन नहीं है। ऐसे रखना तो घर में वैसे भी चीज़ें रखी रहती है, तो क्या हमको कुछ उससे सीख मिलती है, कुछ समझ आता है? ऐसा हमें कुछ समझ नहीं आता। तो रखना एक गलत ऑप्शन है। तो इसमें ए बी सी डी ये 3 ऑप्शन सही हैं, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। फॉर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस थ्रू फील्ड ट्रिप अ टीचर कैन यूज़। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक मीनिंगफुल ईवीएस की लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए एक टीचर क्या क्या कर सकते हैं फील्ड ट्रिप के दौरान। तो आइए देखते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। अब बताइए इनमें से निम्नलिखित में से क्या क्या शिक्षक उपयोग कर सकता है। पहला दिया गया संरचनात्मक कार्यपत्रक, दूसरा है असंरचनात्मक कार्यपत्रक, तीसरा है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, और चौथा दिया गया है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, संरचनात्मक कार्यपत्रक। तो संरचनात्मक कार्यपत्रक मतलब क्या होता है कि जो पढ़ने की बहुत सारी विधियां हैं, पढ़ने की विभिन्न विधियों के बीच आपस में संबंध स्थापित करना। तो ये एक सही माध्यम है। जो विभिन्न विधियां हैं उसमें अगर इंटर रिलेटेड रहेंगी तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएंगी, तो ये सही हो सकता है। फिर बी क्या दिया गया, असंरचनात्मक कार्यपत्रक। तो ये संरचनात्मक का ठीक उल्टा होता है, तो ये गलत होगा। फिर सी क्या दिया गया, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश। तो निर्देश तो सबसे ज़रूरी है। अगर बच्चों को निर्देश देके नहीं ले चलेंगे तो कोई बच्चा कहीं और गया, कोई बच्चा कहीं और गया, या वो मतलब एक
टीम ऑफ ग्रुप में वो एक साथ चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक निर्देश, सही निर्देश देना बहुत ही ज़रूरी है। तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। फिर डी क्या दिया गया है, छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। तो देखिए ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि अगर एक ग्रुप बना देंगी बच्चों का, सभी बच्चों को एक टीचर अकेले नहीं संभाल सकती, सभी पे वो बराबर ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो इससे अगर एक छात्रों का ग्रुप बना देंगी कई सारा, और उसमें एक लीडर बना देंगी, एक नेता बना देंगी, तो वो लीडर में उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, और ऊपर से उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होगा कि हमें अपने ग्रुप को कहीं भटकने नहीं देना, साथ में चलना है और सही तरह से चीज़ों को सीखना है। तो डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो जो ऑप्शन सही दिख रहा हो आपको टिक कर लीजिए, वही सही हो जाएगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। तो 83 का इंग्लिश क्वेश्चन ये है, और हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन। हिंदी में क्या दिया गया है, एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए दिया गया है आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। तो कक्षा 5 में बच्चों को सिद्धांत थोड़ी पढ़ाया जाएगा, सिद्धांत तो आगे की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मेंडल की कहानी नहीं दी गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर बी क्या दिया गया है, हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना। तो ये सही ऑप्शन है, हमारी पहचान वंशानुगत गुणों से बनती है। इसको बच्चों के भी दिमाग में ये बात आए, इस पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए ये कहानी दी गई है। तो सी क्या दिया गया है, वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित करना। एक कारण प्रेरित करना भी है कि बच्चे जैसे वैज्ञानिक क्रियाकलापों के प्रति प्रेरित हों। अब जो एनसीईआरटी में प्रीति, उषा, इन लोग की कहानी दी गई है, तो इसके लिए भी उनको प्रेरित करने के लिए दी गई है बच्चों को, कि वो जो लड़कियां अगर हैं तो वो भी खुद अपने आप को कुछ कम ना समझें, वो भी उनसे सीख लें कि लड़कियां भी सारा कुछ कर सकती हैं, वो माउंटेन पे चढ़ सकती हैं। इसीलिए संतोष यादव की, बछेंद्री पाल की, इन लोग की कहानी इसी वजह से एनसीईआरटी में दी जाती है, जिससे उनसे ये लोग बच्चे कुछ सीखें, मोटिवेट हो, और ये भी उनकी तरह आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी भी। फिर डी क्या दिया गया, वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। तो परिश्रम का गुण भी जिससे बच्चों के अंदर डेवलप हो कि बच्चे वो वैज्ञानिक लोग कितना परिश्रम करते हैं, तो हम भी परिश्रमी बने। तो ये गुण भी बच्चों में डेवलप करने के लिए कहानियाँ दी जाती हैं। तो ए, सी, डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ये ए ऑप्शन गलत है, बाकी बी, सी, डी ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। 84 में क्या है, सिलेक्ट द टेक्निक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में देखते हैं, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। पहला है सहपाठी आकलन। तो पहला ऑप्शन दिया गया है सहपाठी आकलन। तो सहपाठी आकलन क्या है, किसी एक विद्यार्थी का अन्य सहपाठी या अन्य सहपाठियों के समूह द्वारा आकलन किया जाना सहपाठी आकलन कहलाता है। और सहपाठी आकलन के बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, जैसे सहपाठी आकलन द्वारा बच्चों में अंतर्वैयक्तिक विशेषता डेवलप होती है, उनका श्रवण कौशल सुधरता है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी आती है, समूह भावना विकसित होती है, सोशली वो लोग ज़्यादा इंटरैक्टिव हो जाते हैं, सोशली इंटरैक्ट करने में उनको कोई समस्या नहीं आती। तो इससे बहुत सारी सहपाठी आकलन की विशेषताएं होती हैं। तो सबसे रचनात्मक आकलन की टेक्निक यही सहपाठी आकलन ही है। रेटिंग स्केल, बच्चे को रेटिंग देना, ये सही आकलन तकनीकी और रचनात्मक नहीं है। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो फाइल, तो ये भी रचनात्मक आकलन नहीं है। पोर्टफोलियो क्या होता है कि ऐसा होता है जिसमें बच्चे के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक
सभी उपलब्धियों और कमियों को एक फाइल में लिखा जाता है, उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो ये आकलन में कैसे सहायक हो सकता है? ये एक रचनात्मक आकलन नहीं है। और प्रदत्त कार्य से, तो चौथा क्या दिया गया? प्रदत्त कार्य। तो कार्य देकर भी किसी प्रकार से रचनात्मक आकलन नहीं किया जा सकता। तो चारों ऑप्शन में यही पहला ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत हैं। फिर अब 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा टूल जो है जो ऑब्जर्वेशन की टेक्निक पर आधारित है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है? पहला है कागज़ पेंसिल टेस्ट। तो कागज़ पेंसिल पर अवलोकन करके थोड़ी देंगे, मतलब देख कर थोड़ी देना, कागज़ पेंसिल पर लिख कर टेस्ट होता है, तो ये अवलोकन तकनीक पर नहीं आधारित है। फिर प्रदत्त कार्य, तो कार्य देंगे तो उस पर भी बच्चे को लिख के लेके आना पड़ेगा, तो ये भी अवलोकन तकनीकी नहीं है। फिर कार्यपत्रक है, तो कार्यपत्रक भी जो है देखकर नहीं किया जा सकता। फिर चौथा ऑप्शन क्या दिया गया? पोर्टफोलियो फाइल। तो पोर्टफोलियो में अभी मैंने पीछे बताया कि सारे बच्चे की सभी क्वालिटीज़ लिखी होती हैं, सिर्फ क्वालिटीज़ ही नहीं, मतलब शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी तरह के उसके कार्य, उपलब्धियां और जो भी उसकी कमियां हैं वो भी सारा कुछ पोर्टफोलियो में लिखा होता है। तो ये देख कर ही टीचर अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये एक अवलोकन तकनीकी पर आधारित उपकरण है पोर्टफोलियो, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया? विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? पहला है विचार विमर्श, दूसरा है याद, तीसरा है प्रत्याहान और चौथा है बता देना, स्पष्ट कर देना। तो डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट और ये फील्ड ट्रिप, ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है ईवीएस लर्निंग में। तो जब इसमें विचार विमर्श आ गया तो यही ऑप्शन सही होगा। बच्चों में डिस्कशन करा के, डिबेट करा के कि उन्होंने कितना सीखा है ये हम जान सकते हैं और ये सूचक उपयोग कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन सबसे सही ऑप्शन है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं क्या है? विच इज़ ईजी फॉर अ टीचर इन ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस क्लासरूम में एक अध्यापक के लिए क्या आसान होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देखते हैं। पहला दिया गया है विद्यार्थियों को सूचना देना। तो सूचना देना तो सबसे आसान है। सूचना की कोई इन्फॉर्मेशन देनी, जानकारी दे दिए, बच्चे उसको कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं वो उन पे डिपेंड करता है। तो सूचना देना तो एक आसान ही काम है। फिर दूसरा क्या दिया गया? विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना। अब देखिए, विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना ये एक डिफ़िकल्ट वर्क है, क्योंकि कक्षा में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सबके अपने अपने अलग अलग विचार होंगे और सभी के विचारों को महत्व दे पाना ये एक कठिन कार्य है, लेकिन एक अध्यापक को ये करना होता है। तो ये कठिन है और इसमें पूछ रहा है आसान कार्य, तो ये आसान तो नहीं है। फिर तीसरा देख लेते हैं क्या दिया गया है? विद्यार्थियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना भी एक डिफ़िकल्ट वर्क है, आसान कार्य नहीं है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, फिर उनको हर बच्चों को कैसे किस हिसाब से अवसर प्रदान किया जाए, इसमें भी टीचर को बहुत सारे एफ़र्ट डालने होते हैं। तो ये एक नहीं है, इसमें बहुत सारा एफ़र्ट डालना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा क्या दिया गया है? विद्यार्थियों को व्यस्त रखना। अब विद्यार्थियों को व्यस्त रखना भी आसान कार्य नहीं है। विद्यार्थियों को व्यस्त रखना है और सही दिशा में व्यस्त रखना है, जिससे वो कुछ सीखते रहें, व्यस्त रहें और सीखते भी रहें। तो ये भी एक आसान कार्य नहीं है। तो सबसे आसान कार्य क्या लग रहा है? विद्यार्थियों को सूचना देना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं क्या दिया गया? विच इज़ द इफेक्टिव रिसोर्स फॉर द लर्निंग ऑफ ईवीएस। मतलब ईवीएस अर्थात पर्यावरण सीखने का प्रभावकारी संसाधन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है किससे, दूसरा है कार्यपत्रक, तीसरा है मॉडल और चौथा है चार्ट। तो
किस्से सबसे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि किस्से कहानियाँ हमें बचपन में हमारी नानी दादी ये लोग सुनाया करती थी, और देखिए वो किस्से कहानियाँ हमें आज तक याद हैं, क्योंकि किस्से जब सुनाए जाते हैं तो हम उनको अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, जिससे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाता है और हमेशा हमें याद रह जाता है। तो किस्से एक बेटर ऑप्शन है, तो इसमें किस्से सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइक्ड बाय द स्टूडेंट इन ईवीएस क्लास। ईवीएस कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा, और 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि क्या पसंद किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया चित्रकला और शिल्पकला, दूसरा है एकल कार्य, तीसरा है गृह कार्य का आकलन, और चौथा है पाठ का स्पष्ट सारांश। तो अब बताइए दूसरा क्या दिया गया, एकल कार्य। तो बच्चे को कार्य दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा या कोई भी वर्क दिया जाएगा, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? ये पसंद बच्चों को नहीं आएगा। फिर क्या दिया गया है, गृह कार्य का आकलन। तो जब बच्चे को गृह कार्य का आकलन करने को के लिए कहा जाएगा तो ये भी उनको पसंद नहीं आएगा। चौथा क्या दिया गया है, पाठ का स्पष्ट सारांश। अब अगर आप पाठ का स्पष्ट सारांश करेंगे तो ये बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा, तो ये उनको जब समझ नहीं आएगा तो पसंद नहीं आएगा। और पहला ऑप्शन क्या दिया गया, चित्रकला और शिल्पकला। तो बच्चों को चित्रकला बहुत पसंद होती है, उनको बोलोगे कि आप पेंटिंग बनाओ तो वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना लेंगे। आप बोर्ड पे उनको चॉक दे के बोलोगे कि आप कोई भी चित्र बनाइए तो वो बहुत सुंदर, हमसे भी बेटर फिगर्स वो बना सकते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद भी आती, वो इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। तो इसलिए ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उन्हें चित्रकला और शिल्पकला पसंद आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। इन एन ईवीएस क्लास स्टूडेंट गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू। एक पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थी को किस चीज़ के अवसर मिलने चाहिए, वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है अवसर किसके मिलने चाहिए। पहला दिया गया प्रश्न पूछने का, दूसरा है परिभाषा सीखने का, और तीसरा है उदाहरणों का कथन देने का, और चौथा है वर्णन करने का। तो बच्चों को अवसर किस चीज़ के मिलने चाहिए, प्रश्न पूछने के, क्योंकि अगर जब वो प्रश्न पूछेंगे तो हम उनके थिंकिंग प्रोसेस को समझ पाएंगे कि वो प्रश्न किस हिसाब से पूछ रहे हैं। और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता तो सिर्फ ईवीएस ही नहीं, सभी सब्जेक्ट के क्लासरूम में होनी चाहिए। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। परिभाषा सीखना कोई सही नहीं है, ये बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 90 तक डिस्कस कर लिया है। ईवीएस यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये ईवीएस की पेडागॉजी थी। ईवीएस की एनसीईआरटी इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और ये ईवीएस के अलग से 15 क्वेश्चन जो पेडागॉजी के थे वो इस वीडियो में कवर किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। Till then, have a nice day. Thank you. Till then, have a nice day. Thank you.